1 अप्रैल को कुछ ऐसी खबरें आईं जो मूर्ख दिवस का प्रैंक होती तो बेहतर था। ना हुआ होता कमर्शियल सिलेंडर महंगा, 195 रुपये दाम भी न बढ़े होते, ना ही एविएशन फ्यूल महंगा होता, लेकिन ये सारी खबरें सच हैं। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, रेहड़ी टपरी वालों की उस शिकायत की तरह कि महंगा नीला सिलेंडर भी मिल कहाँ पा रहा है। आज शो में इन्हीं सारी खबरों की बात होगी। सबसे पहले ये जानेंगे कि दाम बढ़ने से असर किस पर पड़ रहा है और सिलेंडर को लेकर रेस्टोरेंट, ढाबे वाले देश के अलग अलग हिस्सों से क्या बता रहे हैं। बात जेट फ्यूल की भी होगी कि क्या आने वाले दिनों में हवाई यात्राएं महंगी होने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल CIR पर CJI ने क्या कहा, इसके बाद ये भी जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले सांसद निशिकांत दुबे ने माफ़ी मांगते हुए क्या कह डाला और 84 के सिख दंगों का केस लड़ने वाले वकील HS फुल्का आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर क्या बोले, इन सब पर इत्मीनान से बात होगी। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और ये है लल्लन टॉप शो। Brought to you by Candid, Rajnigandha and Goldi Masale. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर और महंगा हो गया। अलग अलग शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 195 से 218 रुपये तक बढ़ गई है। नीला वाला सिलेंडर दिल्ली में 2078 रुपये 50 पैसे, मुंबई में 2031 रुपये का हो गया है। इन दोनों शहरों में करीब 195 रुपये 50 पैसे दाम बढ़े। कोलकाता और चेन्नई में इससे थोड़े ज़्यादा। कोलकाता में दाम 218 रुपये बढ़कर 2208 पर, चेन्नई में 203 रुपये बढ़कर 2246 रुपये दाम हो गया एक कमर्शियल सिलेंडर का। दाम बढ़ने की वजह हम आप सब लोग जानते हैं। पिछले 1 महीने से यही चर्चा चल रही है। ईरान युद्ध शुरू होते ही उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया। तेल गैस की पूरी सप्लाई चेन की ऐसी तैसी हो गई। नतीजा, भारतीय कंपनियों को भारत में कमर्शियल LPG के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। आज 1 अप्रैल है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी बड़ी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को कीमतें तय करती हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और रुपए की वैल्यू को भी ध्यान में रखा जाता है। घरेलू गैस सिलेंडर तो आज बच गया। 14.2 किलो वाले लाल वाले सिलेंडर की कीमत अभी नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद कीमत एक बार बढ़ चुकी है। 7 मार्च को जब 60 रुपये दाम बढ़े थे, लेकिन जिनके घरों में 5 किलो वाले सिलेंडर पर खाना बनता है वो आज चपेट में आ गए। 5 किलो वाला सिलेंडर 51 रुपये महंगा हुआ है। हमने कल के दी लल्लन टॉप शो में इस विषय पर बात की थी कि बड़े शहरों में जो प्रवासी मजदूर रह रहे हैं, जो दूसरे राज्यों, दूसरे शहरों से आकर वहाँ बसे हैं, उनमें 5 किलो वाला सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों की कितनी बड़ी संख्या है और LPG की किल्लत के इस दौर में वो कितनी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सरकार ने आज 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 51 रुपये का इजाफा किया है, पर यह कीमत उनके लिए होगी जो गैस एजेंसी से जाकर गैस रिफ़िल कराते हैं। घर के पास वाली दुकान से गैस भरवाने वालों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और वो पहले से ही दुगने तिगने दाम में LPG खरीद रहे हैं। इनमें बहुतेरे ऐसे हैं जिन्हें डबल ट्रिपल पैसा देने के बाद भी गैस नहीं मिल पा रही। कमर्शियल सिलेंडर पर वापस लौटते हैं। घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े, इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों पर असर नहीं पड़ेगा। इस बढ़ोतरी का असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, चाय की टपरी सब पर पड़ेगा और असर घूम फिर कर आएगा हम पर, आप पर ही। ये बात हम नहीं, लोग खुद कह रहे हैं। चंडीगढ़ में बदलू साहू पराठे का ठेला लगाते हैं। आलू पराठे, पनीर पराठे, मिक्स पराठे, अलग अलग तरह के पराठे उनके यहाँ बनते हैं। उनके पास बड़ी संख्या में नौकरी पेशा लोग भी आते हैं, खाते हैं, जाते हैं। लेकिन अब सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। बदलू कह रहे हैं कि पराठे के दाम बढ़ाने के अलावा अब कोई चारा बचा नहीं है। 5-4 रुपये हम भी बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? आप परोठा का रेट बढ़ा दोगे? हाँ, 5 रुपये बढ़ा देंगे। तो ये सिलेंडर आपको आराम से मिल रहे थे? अरे नहीं मिल रहा सर, बड़े धक्के से मिल रहा है। बड़े धक्के से मिल रहा है, वो भी 4000-5000 का मिलता है। 4000-5000 ब्लैक में ले रहे हैं? ब्लैक में मिलता है। कमर्शियल LPG के दामों में बढ़ोतरी के कारण होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को भी बड़ा झटका लगा है। गुजरात होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सोमानी कह रहे हैं कि युद्ध शुरू होने के बाद पिछले 20 दिनों में 2 बार कमर्शियल LPG के दाम बढ़े हैं। पूरे बिजनेस पर बड़ा असर पड़ा। सोमानी ने कहा कि रेस्टोरेंट वालों के पास दाम बढ़ाने के अलावा अब कोई विकल्प बाकी नहीं है। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वाले के ऊपर पड़ता है और गैस
सिर्फ ये एलपीजी गैस महंगी नहीं, उसके रिलेटेड सारी चीज़ें महंगी होती जा रही है। रॉ मटेरियल है, प्लास्टिक है, जो पैकिंग मटेरियल है, एवरीथिंग सब बढ़े। तो अब सबको फोर्सली रेट बढ़ाने का मजबूरी हो गई है कि आज रेट बढ़ाए, और आखिर ये रेट की मजबूरी, रेट जो बढ़ता है वो कंज्यूमर को इफेक्ट करता है। मतलब कमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़े, ठीक बात है, लेकिन क्या कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर मिल भी रहा है इस बढ़े दाम में भी? बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि सरकार ने एलपीजी क्राइसिस शुरू होते ही कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई लिमिटेड कर दी थी। इस बारे में नरेंद्र सोमानी कह रहे हैं कि स्थिति अब भी वही है जो पहले थी। रेस्टोरेंट, होटल वालों को सिलेंडर नहीं मिल रहे, बड़ी मुश्किल से उनका काम चल रहा है। सिलेंडर मिल भी रहे हैं तो बहुत मुश्किल आ रही है। आज बिल्कुल नहीं हुई है, अभी सप्लाई सिर्फ 10 से 15% ही जारी है। काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है, मिल नहीं रहा है। काफ़ी लोग डीजल भट्टी पे, कई लोग इंडक्शन पे, कई लोग इलेक्ट्रिक पे धीरे धीरे टर्न होते जा रहे हैं। बाकी एलपीजी सिलेंडर आज भी 10 से 15% ही मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा अभी केटरिंग इंडस्ट्री है, उससे इफेक्ट हो रहा है कि केटरिंग इंडस्ट्री में एलपीजी गैस बगैर काम चल ही नहीं सकता। कमोवेश कुछ ऐसा ही कहना है इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजय शेट्टी का। इस एसोसिएशन को शॉर्ट फॉर्म में AHAR भी कहते हैं। इसके अंडर करीब 5 लाख रेस्टोरेंट आते हैं। शेट्टी ने बताया कि बड़ी संख्या में रेस्टोरेंट ने अपना मेन्यू शॉर्ट कर दिया है, कतर दिया है। रेस्टोरेंट खुल भी रहे हैं तो कम समय के लिए। फिर वो कहते हैं कि इससे भी बड़ी समस्या ये है कि ब्लैक मार्केट में सिलेंडर मिल रहे हैं, लेकिन होटल रेस्टोरेंट को नहीं मिल रहे। मुझे अफसोस की बात यह है, इतना सब ऑर्डर्स आने के बाद भी ग्राउंड लेवल में उसको इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। आज होटेलियर्स लोगों को सबसे बड़ा संघर्ष होटल चालू करने के सिवा हमारा एकमेव इंडस्ट्री है जो डे 1 से हमें फूड, शेल्टर और क्लोथिंग हम हमारे एम्प्लॉय को, हमारे कर्मचारी को प्रोवाइड करते हैं, वो एक बड़ा चैलेंज है। उसके लिए हमें सिलेंडर्स ही नहीं मिल रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग में भरपूर सिलेंडर मिल रहा है। आज कहने को मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन 4,500, 5,000, 5,500 तक ब्लैक मार्केटिंग एक सिलेंडर कमर्शियल्स का हो रहा है। और हम जो व्यापारी लोग हैं, जो टैक्स पेइंग सिटीजन्स लोग हैं, जो इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, हमें सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं। एलपीजी की कहानी आपने सुनी, अब आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर, प्रीमियम इंडस्ट्रीज़ के जाने वाले डीजल के बाद अब बारी है हवाई जहाज़ की। एविएशन टरबाइन फ्यूल भी महंगा हो गया, मतलब जिस फ्यूल से हवाई जहाज़ उड़ते हैं अब वो भी महंगा हो गया है। पर सरकार का कहना है कि ATF के जितने दाम बढ़ने चाहिए थे उतने नहीं बढ़े हैं अभी। सरकार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से बढ़ोतरी की जाती तो अप्रैल से ATF की कीमत दुगने से ज़्यादा हो जाती, लेकिन ये रियायत सिर्फ घरेलू उड़ानों के लिए है। इंटरनेशनल फ्लाइट और प्राइवेट चार्टर ऑपरेटरों की पूरी संख्या बढ़ी हुई कीमत चुकानी होगी। और कितनी कीमत होगी, ये कितनी चुकानी होगी? मान लीजिए करीब 115% ज़्यादा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एविएशन फ्यूल इतना ही महंगा हुआ है। ये सारी जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने खुद एक्स पर दी। ये भी बताया कि भारत में ATF की कीमत 2001 के बाज़ार के हिसाब से तय होती है और हर महीने बदलती है, लेकिन अभी हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने और युद्ध की वजह से कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं। घरेलू यात्रियों पर बोझ ज़्यादा न पड़े, इसके लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों के लिए फ्यूल के दाम उतने नहीं बढ़ाए जिस रेट से वैश्विक कीमतें बढ़ी हैं। आज दोपहर में हुई सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 1 लीटर ATF पर 21 रुपये अभी बढ़ाए गए हैं। ये डोमेस्टिक शेड्यूल्ड फ्लाइट्स के लिए है। इंटरनेशनल और नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स के लिए 110 रुपये प्रति लीटर ATF बढ़ाया गया है। अब ये भी जान लेते हैं कि ATF का दाम है कितना। 1 अप्रैल 2026 से घरेलू एयरलाइंस के लिए ATF की कीमतें अलग अलग मेट्रो शहरों में तय की गई हैं। दिल्ली में कीमत लगभग 1,04,927 रुपये प्रति किलोलीटर है। कोलकाता में 1,09,450 रुपये। मुंबई में सबसे कम कीमत है, माने 98,247 रुपये में 1 किलोलीटर ATF। और चेन्नई में कीमत 1,09,873 रुपये प्रति किलोलीटर रखी गई है। यानी आप देख ही रह सकते हैं कि अलग अलग शहरों में टैक्स और बाकी सब मिला जुलाकर कीमतों में फ़र्क है। ये बढ़ी हुई कीमतें हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले अभी ये कम है। युद्ध के पहले भी एयरलाइंस के कुल खर्च का 40% से ज़्यादा हिस्सा ईंधन पर जाता था। अगर फ्यूल की कीमतें बहुत बढ़ती तो टिकट महंगे हो जाते और लोग फ्लाइट से चलना कम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में एयरलाइंस को उड़ानें कम करनी पड़ती, यानी फ्यूल का असर पूरी इंडस्ट्री पर पड़ता है। अभी ये साफ नहीं है कि सरकार तेल कंपनियों के नुकसान की भरपाई करेगी या नहीं। ऐसी खबरें हैं कि सरकार और तेल कंपनियों के बीच इस पर अभी चर्चा चल रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी अभी नहीं बढ़ाई गई हैं। कंपनियों का नुकसान कम करने के लिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी भी अभी कम कर दी है। इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारत की डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में अभी यात्रा महंगी नहीं होगी। फ्यूल एयरलाइंस का बड़ा खर्च है, लेकिन अभी केवल आंशिक बढ़ोतरी ही पास की गई है, इसलिए टिकट कीमतें
तुरंत नहीं बढ़ेंगी। अगर किराया बढ़ा भी तो धीरे धीरे ही बढ़ेगा, ऐसा रिपोर्ट कहती है। इसका मकसद यात्रा को महंगा होने से रोकना और घरेलू एविएशन बाजार को स्थिर रखना है। और जब हम ये बुलेटिन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी वक्त खबर आई कि इंडिगो ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिए हैं। ATF कीमतें बढ़ने के कारण ये फैसला लिया गया है। नया रेट कल से लागू होगा। पहले जहां एक समान 425 रुपये फ्यूल सरचार्ज लिया जाता था, अब दूरी के हिसाब से अलग अलग चार्ज लिया जाएगा। ये 275 रुपये से शुरू होकर 950 रुपये तक सरचार्ज ये लगेगा। जितनी लंबी दूरी की उड़ान उतना ज़्यादा सरचार्ज देना होगा। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने भी कुछ ऐसा ही लिखा एक्स पर। उन्होंने लिखा, इसी अप्रोच से किराए में अचानक होने वाली बढ़ोतरी से बचा जा सकता है और घरेलू एयरलाइंस पर पड़ने वाले बोझ की कम किया जा सकता है। एविएशन सेक्टर की रफ्तार भी बनी रहेगी, साथ ही माल ढुलाई, व्यापार और लॉजिस्टिक पर असर नहीं पड़ेगा। अर्थव्यवस्था के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो ये कहना है उड्डयन मंत्री का, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का मामला थोड़ा अलग होता है। विदेश जाने वाली फ़्लाइट्स पर ईंधन की पूरी बढ़ी हुई कीमत लागू होती है, इसलिए आने वाले समय में टिकट महंगे हो सकते हैं या फ्यूल सरचार्ज जो है वो बढ़ सकता है। पर यह सब हो क्यों रहा है? ईरान युद्ध की वजह से, हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने की वजह से कच्चे तेल की कीमतें दुगने होकर कुछ नीचे आई हैं, लेकिन युद्ध के पहले वाले रेट पर अभी पहुंचना दूर की कौड़ी नज़र आ रहा है। फिर रुपया कमज़ोर होने से दिक्कतें और बढ़ी हैं, क्योंकि भारत तेल गैस खरीदता है कि डॉलर में, और डॉलर सैकड़ा मारने को बेताब है। 95 रुपये का मार्क डॉलर छू चुका है। ये तो थी कमर्शियल सिलेंडर की बात। घरेलू सिलेंडर के लिए भी लोग कम परेशान नहीं हैं। कल हमने आपको बताया था कि LPG सिलेंडर ना मिल पाने की वजह से लोग काम धाम छोड़कर अपने अपने गांव वापस जाने के लिए मजबूर हैं। आज एक तस्वीर ये भी देखिए। उत्तर प्रदेश के बस्ती का ये मामला है। लोग गैस की किल्लत से इस कदर परेशान हैं कि रात 10 बजे से ही एजेंसी के बाहर लाइनें लग गई हैं। रात को लाइन क्यों लग रही है? ताकि वही सो जाएं और सुबह उठकर जल्दी से गैस की लाइन लगाई जा सके, अपना नंबर लगाया जा सके। एक शख्स ने मच्छरदानी भी वहीं लगा ली है। गैस का सुबह देखेंगे, रात को कम से कम मच्छर तो ना काटे। भैया साढ़े 9 बजे से यहाँ पे आके बैठे, मच्छरदानी लगवाए हैं और सोने की व्यवस्था करवा लिए हैं। अब सुबह वेट करेंगे कब खुलेगा, कब हम पर्ची ले लेंगे। पर संकट चाहे कोई भी हो, अपने देश में जुगाड़ू लोगों की कोई कमी नहीं। कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लेते हैं। फिलवक्त ये तरकीब निकाली है IIT बॉम्बे ने। कैंपस में खूब सारे पेड़ पौधे हैं। हर साल तमाम सूखी पत्तियां गिरती हैं। इन्हें जला देने से धुआं, पॉल्यूशन होता है। लेकिन इन पत्तियों का पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो ईंधन का भी जुगाड़ हो सकता है। प्रोफेसर संजय महाजनी और उनकी टीम ने 1 दशक की मेहनत के बाद एक मशीन तैयार की है। सबसे पहले सूखी पत्तियों और टहनियों को इकट्ठा करके उनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। इन टुकड़ों को उस मशीन में डाला जाता है, पैलेट के रूप में तैयार किया जाता है। इसके बाद इन पैलेट्स को कम ऑक्सीजन वाले चैम्बर में गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को गैसिफिकेशन कहा जाता है। इसमें पत्तों से गैस निकलती है। ये गैस साफ तरीके से जलती है और खाना पकाने के लिए स्थिर और भरोसेमंद लौ देती है। ऐसे छोटे छोटे कदम बड़ा असर डाल सकते हैं जब वो बहुत बड़े लेवल पर हो। ऐसे इनोवेशन को सपोर्ट और स्वीकार्यता मिले, इन्हें और बेहतर बनाया जाए उन दिनों में भी जब हमारे पास स्थिर ऊर्जा के विकल्प हो। फिलहाल दुनिया को ज़रूरत सामने आ खड़े ऊर्जा संकट से निपटने की है और उसका रास्ता देशों की लड़ाई में खोया हुआ ही फिलहाल दिख रहा है। बड़ी खबर में इतना ही। अब सुर्खियों का रुख करते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पहली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। मामला बंगाल SIR से जुड़ा। SIR के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। कोर्ट काम की रफ्तार से खुश है। कोर्ट ने बताया कि लगभग 60 लाख दावे और आपत्तियां थीं। 47 लाख से ज़्यादा मामलों का निपटारा कल यानी 31 मार्च तक हो चुका है। 7 अप्रैल तक पूरा काम खत्म हो जाने की भी उम्मीद जताई गई। ये भी बताया गया कि रोज़ 1,75,000 से लेकर 2 लाख मामलों पर काम हो रहा है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच कर रही है। CJI के अलावा बेंच में जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले निर्देश दिया था कि वोटरों की सप्लीमेंट्री लिस्ट नामांकन की आखिरी तारीख तक आ जानी चाहिए। याद रहे कि पहले चरण की 152 सीटों पर नामांकन की लास्ट डेट 6 अप्रैल है। 294 में बाकी 142 सीटों के लिए 9 अप्रैल तक नामांकन हो सकता है। वोटिंग 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगी। 28 फरवरी को आई फाइनल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बंगाल में 6 करोड़ 44 लाख वोटरों के नाम थे, लेकिन 23 मार्च की रात जारी सप्लीमेंट्री लिस्ट में ये नहीं बताया गया कि कितने वोटरों के नाम हटाए गए। पश्चिम बंगाल के अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा
कि जांच के दायरे में आए लगभग 44% वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से वकील कपिल सिब्बल और कल्याण बनर्जी ने बड़ी संख्या में नए वोटर फॉर्म यानी फॉर्म 6 जमा होने का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें अपीलीय ट्रिब्यूनल जाने को कहा। सीनियर वकील श्याम दीवान ने कहा कि बहुत ज़्यादा लोगों के नाम हटाए गए हैं, लेकिन कोर्ट ने इस पर दखल नहीं दिया। चुनाव आयोग के वकील ने बताया कि 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल में न्यायिक अधिकारियों की ट्रेनिंग बुधवार से शुरू होगी, जो हटाए गए वोटरों की अपील सुनेंगे। जिन वोटरों के नाम हटाए गए हैं वो ECI नेट प्लेटफॉर्म पर या SDO और जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में जाकर अपील कर सकते हैं। इन अपीलों को डिजिटल करके पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अगली सुर्खी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक पर दिए बयान को लेकर माफ़ी मांग ली है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बीजू बाबू हमारे लिए हमेशा ऊंचे कद के स्टेट्समैन रहे हैं और रहेंगे। मेरे बयान से यदि भावनाएं आहत हुई तो मैं बिना किसी शर्त क्षमा चाहता हूं। निशिकांत ने इसी के साथ ये भी लिखा कि नेहरू जी के ऊपर मेरे विचार को बीजू बाबू के ऊपर समझा गया। आप जानते हैं कि हाल ही में निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि चीन के खिलाफ 1962 की जंग के दौरान बीजू पटनायक अमेरिकी सरकार की खुफिया एजेंसी CIA और तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच एक कड़ी थे। इसके बाद बीजू पटनायक के बेटे बीजू जनता दल के अध्यक्ष और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने कह दिया कि ऐसा कहने वाले BJP सांसद को मेंटल डॉक्टर की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ BJD के सांसद सस्मित पात्रा ने निशिकांत दुबे के अपमानजनक बयान के बाद कम्युनिकेशन एंड IT पर बनी पार्लियामेंट्री कमेटी से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि निशिकांत इस कमेटी के हेड थे। बीजू जनता दल के विधायकों ने ओडिशा विधानसभा में भी इस मुद्दे पर हंगामा किया था। BJD के अलावा केंद्रपाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पार्टी के उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा ने भी निशिकांत को आड़े हाथों लिया था। BJD से BJP में आए पांडा ने एक्स पर इस बारे में लिखा था कि बीजू अंकल पर इस तरह के हमले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। निशिकांत दुबे की बिना शर्त माफ़ी ऐसे समय आई है जब 1 अप्रैल को ओडिशा के बनने की सालगिरह है, जिसे उत्कल दिवस कहते हैं। इस मौके पर PM मोदी ने ओडिशा के CM को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में बीजू पटनायक की तारीफ की गई। 1984 के सिख विरोधी दंगों का केस लड़ने वाले वकील HS फुल्का भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पेट्रोलियम मंत्री और मोदी सरकार के सिख चेहरे हरदीप पुरी ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाया। पद्मश्री से नवाजे जा चुके फुल्का ने कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में दिल्ली समेत तमाम स्थानों पर सिख विरोधी दंगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते वक्त फुल्का ने याद किया कि कैसे 1984 में वो और उनकी पत्नी दंगाइयों से बचे थे। 2 नवंबर 1984 जब मेरे घर पे हमला हुआ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और इधर भाग रही थी इधर उधर मुझे बचाने के लिए। हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। सीढ़ियों से मॉब ऊपर आया। हमारे जो लैंडलॉर्ड थे ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, बाहरी परिवार था, हिंदू पंजाबी हिंदू परिवार था और वो BJP के कट्टर सपोर्टर थे। वो मिसेस बाहरी आंटी जी सीढ़ियों में खड़े हो गए मॉब को रोकने के लिए। उतनी देर में उनकी डॉटर लॉ ने आके हमें भगाया और जाके अपने स्टोर में अंदर लगा के आगे रजाइयां रख के ताला लगाया। अगर वो आंटी बाहरी आंटी उस दिन सीढ़ियों में खड़े होके मॉब को ना रोकते तो मैं आपके सामने ना होता। पंजाब के संगरूर से आने वाले जाट सिख फुल्का पहले आम आदमी पार्टी का भी हिस्सा रहे हैं और पंजाब विधानसभा में बतौर विधायक भी वो बैठ चुके हैं। फुल्का 2014 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर लुधियाना से लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2017 में लुधियाना जिले से आने वाली दाखा विधानसभा सीट से जीतकर वो विधानसभा पहुंचे। कुछ समय के लिए वो पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। फुल्का ने 2018 में विधायकी से इस्तीफा दे दिया और सज्जन कुमार के केस पर फोकस करने के लिए 2019 की शुरुआत में आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी। अब पंजाब में अगले साल यानी 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव से पहले अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।